वो ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी बड़ी लेडीज़ को प्रॉब्लम आ रही है। इसका ट्रीटमेंट है? कैंसर में समझने के लिए क्या कि अपनी ही शरीर की सेल्स जो होती हैं उनका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ रहता है। ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, उनको मुंह में छाले, कोई गठान, गले में गठान, तो वो मुंह का कैंसर बोलते हैं। और जैसे सांस की नली में अपना वोकल कॉर्ड का कैंसर, लैरिंग्स का कैंसर हो गया। जिस ऑर्गन में इफेक्ट होता है उसके सिम्टम आते हैं। कहते हैं कि जितनी जल्दी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है उतना चांस ठीक होने के बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, कैंसर का जो ट्रीटमेंट की मॉडलिटी रहती है वो एक तो किस ऑर्गन का कैंसर है उस पर डिपेंड करता है। कैंसर में स्पेसिफिक कोई टारगेट अगर पॉजिटिव होता है तो स्पेसिफिकली दवाई उसी टारगेट को हिट करती है जिससे वो कैंसर की ग्रोथ और उसको किल कर देता है। आजकल एक नई थेरेपी इम्यूनोथेरेपी करके भी है जी। जो अपनी बॉडी की इम्यून सेल के द्वारा ही कैंसर को किल करने में हेल्प करते हैं। जो स्मोकिंग या तंबाकू का फॉर्म किसी भी फॉर्म में लेते हैं वो जिस एरिया में उसके टॉक्सिन्स जाते हैं उस एरिया में कैंसर, जैसे फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर या खाने वाली नली का कैंसर हो गया। 30 से 40 मिनट डेली वॉक करनी चाहिए जी, ताकि अपना पूरी बॉडी के मेटाबोलाइट्स वो आपके एक्सक्रीट होते रहे और मसल टोन बने रहे। सोच दी शक्ति देखने वाले दर्शकों, मेरा एक उपराला होंदा है कि भी अदारे वालों कोई ना कोई असी एक नवा उपराला करिए जो समाज दे विच विचर रहा, चंगा माड़ा जो भी इस टाइम हो रहा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ डॉक्टर टिक्कू टाकिया जी जो कैंसर के स्पैशलिस्ट ने। इन्हां नाल गल करांगे कि जिहड़ी आ नामुराद बीमारी है ये किन्निਆਂ ਨੂੰ लगी हुई है और ਉਹਦਾ इलाज की है, ट्रीटमेंट किस तरह हो रहा है, नहीं हो रहा और कित्थे कित्थे हो रहा है, ਉਹਦੇ बारे जानकारी लेने की कोशिश करांगे। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। डॉक्टर साहब आजकल एक बात चल रही है, कैंसर की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी। वो जो कैंसर की प्रॉब्लम है, जैसे कहते हैं ब्रेस्ट की पहले बात कर लेते हैं ना, वो ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी बड़ी लेडीज़ को प्रॉब्लम आ रही है। इसका ट्रीटमेंट है? हाँ सर, हम अगर कैंसर के बारे में बात करें तो कैंसर एक ब्रॉड टर्म है जी। तो कैंसर में समझने के लिए क्या कि अपनी ही शरीर की सेल्स जो होती हैं उनका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ रहता है और वो इकट्ठी होती हैं वहाँ पे गठान के रूप में प्रेजेंट करती हैं जी। और ये जिस ऑर्गन की सेल्स में ये डैमेज या जेनेटिक चेंज आता है तो उस ऑर्गन के में ये चेंजेज आते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि मुंह का कैंसर, जो तंबाकू या ड्रिंक ज़्यादा करते हैं उनको मुंह में छाले, कोई गठान, गले में गठान, तो वो मुंह का कैंसर बोलते हैं जी। और जैसे सांस की नली में अपना वोकल कॉर्ड का कैंसर, लैरिंग्स का कैंसर हो गया जी। ऐसे ही अगर वो लंग को इन्वॉल्व करता है तो वो फेफड़े का कैंसर हो गया जी। खाने वाली नली में अगर ऐसा है तो खाने वाली ईसोफेगस का, स्टमक का तो स्टमक का। तो और फीमेल्स में हम मेनली देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर एक मेन कैंसर के रूप में आता है जी। दूसरा एक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर, ये भी काफ़ी मात्रा में देखे जाते हैं, इनका इंसिडेंस काफ़ी है। तो एक तो ये हो गया कि कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड है जी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उस एरिया का वो कहते हैं कि कैंसर है। तो ये प्रेजेंट कैसे करता है, वो जिस ऑर्गन में इफेक्ट होता है उसके सिम्टम आते हैं जी। मुख्यतः यह एक गठान के रूप में या उस एरिया से कहीं से ब्लीडिंग, जैसे मुंह से ब्लीडिंग आ रही है, जैसे फीमेल्स में मेंसेस बंद हो गए थे लेकिन बाद में भी ब्लीडिंग आ रही है जी। या किसी को हाथ का कैंसर है तो लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग या कॉन्स्टिपेशन ऐसा आ रहा है, या पेशाब की थैली का कैंसर है तो वो भी एक ब्लीडिंग के रूप में प्रेजेंट कर सकता है जी। जैसे किडनी का कैंसर होगा तो पेट में भारीपन ऐसा लगेगा, ओवरी का होगा तो वो भी थोड़ा कुछ खाते ही पेट भर गया, कमर में दर्द ऐसा रहता है जी। तो अगर ऐसे भी कुछ सिम्टम्स आते हैं किसी को
तो उसको अपन कुछ जांचों से पता कर सकते हैं। जी, आपने पता की बात की कि पता कर सकते, पता कैसे? जैसे इसकी कोई सीटी स्कैन या कोई इसका एक्सरे या समथिंग, कोई ऐसा क्या इसका असली वे क्या है इसका? हाँ, असली वे में जब भी कोई पेशेंट अपनी तकलीफ़ के साथ आता है तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं जी कि उससे हमें आइडिया हो जाता है कि उसका कौन सा ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व है। जी फिर कुछ बेसिक टेस्ट जैसे ब्लड के टेस्ट हो गए, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, वो एक इमेजिंग है, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग है। उससे हम नॉर्मल और अबनॉर्मल में उस अपने को कंपैरेटिवली पता लग जाता है कि ये गठान है, कि नॉर्मल टिश्यू में तो नहीं होती लेकिन अभी है। जी तो फिर उस गठान का नेचर जानने के लिए एक कैंसर के लिए में हम एक टेस्ट करते हैं, बायोप्सी जी या एफएनएसी। वो सुई के ज़रिए उस गठान से छोटा सा सैंपल लेते हैं, वो उसको पैथोलॉजिस्ट अपने माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करके उसका नेचर बता देते हैं। जी हाँ जी। सर, एक कैंसर की ये है ना कि प्रॉब्लम, इसका तो पता तो लगता नहीं। जैसे किसी का कोई फ्रैक्चर हो गया या किसी को टेम्परेचर हो गया, इसमें पता तो लगता नहीं भी मुझे कि ये क्या प्रॉब्लम चल रही है। फिर के सिम्टम शो करते हैं, जैसे कितने स्टेजें कितनी होती है इसकी? हाँ, जैसे सिम्टम्स की है, जैसे हम बात करें तो मुख्यतः जैसे मैंने बताया कि गठान के रूप में आ सकता है, किसी का वज़न कम हो रहा है, पिछले 6 महीने में 10% से ज़्यादा वज़न कम हो गया है, या कहीं से ब्लीडिंग वगैरह ऐसा होता है। और जैसे आपने पूछा स्टेजिंग क्या होती है कैंसर की, जी स्टेजिंग को हम ऐसे समझे कि एक ऑर्गन से शरीर में उसका फैलाव कितना है। जी जैसे पहला दूसरा अगर स्टेज करें तो जिस ऑर्गन का है उसी के आसपास वो डिजीज़ है। 3 और 4, 3 में थोड़ा उसका लिम्फ नोड में इन्वॉल्वमेंट, आसपास की में थोड़ा उसका स्प्रेड हो गया, जी और 4th में दूसरे ऑर्गन्स में इन्वॉल्व हो गए। ये जो प्राइमरी ऑर्गन के अलावा हड्डियों में चला गया, लीवर में चला गया, कई में ब्रेन में चला गया। तो इसमें स्टेजिंग का मीन्स स्प्रेड के फॉर्म में हम कह सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितनी जल्दी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है उतना चांस ठीक होने के बहुत ज़्यादा रहते हैं। और एक डॉक्टर साहब, इसकी धारणा लोगों की भी, जैसे लोग सोचते हैं कि भी एक राजस्थान में है ना, अजमेर के पास देवी बालपनी गाँव है जहाँ उसको वर मिला हुआ है कि यहाँ पर उसके दरवाजे भी खुले रहते हैं, उसको झाड़ा करते हैं। क्या वो जो सिस्टम है उनका वो ठीक कर रहे हैं, या इसका ट्रीटमेंट ओनली आयुर्वेदिक है या एलोपैथिक, कौन सा अच्छा ट्रीटमेंट इसका? ओके, कैंसर का जो ट्रीटमेंट की मॉडलिटी रहती है वो एक तो किस ऑर्गन का कैंसर है उस पर डिपेंड करता है, और उसके ट्रीटमेंट मॉडलिटी में हम मुख्यतः एक सर्जरी उस पार्ट को, ट्यूमर को निकाल दें। दूसरा होता है रेडियोथेरेपी, अगर रेडिएशन होती है जो किरणों से उसका इलाज, और तीसरा होता है कीमोथेरेपी। जी वो कैंसर को की टाइप को देखते हुए कि कीमो अगर पहले करनी है, सर्जरी के बाद करनी है, वो डॉक्टर उसको असेस करके उसका प्लान चार्ट आउट करता है। जी और आजकल क्या है कि टारगेटेड थेरेपी का भी एक रोल है, जो टिश्यू पे हम मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हैं कि कैंसर में स्पेसिफिक कोई टारगेट अगर पॉजिटिव होता है तो स्पेसिफिकली दवाई उसी टारगेट को हिट करती है, जिससे वो कैंसर की ग्रोथ और उसको किल कर देता है। ये ओनली आयुर्वेदिक एलोपैथिक में है या किसी और भी मेडिसिन या और भी थेरेपी में है? जो ये कैंसर की जो रिसर्च है जी वो मेनली एलोपैथी में ही इसके रिजल्ट्स हैं काफ़ी सालों से। एलोपैथी में जैसे मैंने बताया कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, आजकल एक नई थेरेपी इम्यूनोथेरेपी करके भी है जी जो अपनी बॉडी की इम्यून सेल के द्वारा ही कैंसर को किल करने में हेल्प करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ऑपरेट कर लिया, इसके अंदर कोई रसोली है या कोई सब ट्यूमर है, कोई चीज़ है, वो रिमूव कर लिया, उसके बाद उसने कीमो भी होगी, उसके बाद आपने बोला टारगेट थेरेपी है एक, लेकिन उसके बाद उसकी डाइट होती है। डाइट में अक्सर जो पेशेंट है वो सोचता है कि मैंने खाना है या नहीं खाना, उसके बारे में बताओ थोड़ा भी कि डाइट क्या होनी चाहिए? हाँ, मैं ये काफ़ी सारी मिथ हैं सोसाइटी में कि कैंसर से रिलेटेड कि इस चीज़ से कैंसर फैल जाएगा। कोई कहता है कि चावल छोड़ दो, कोई कहता है दूध पीना बंद कर दो, कोई ये कहता है। हालांकि मैंने जैसे बताया जो कैंसर सेल्स हैं अपनी बॉडी की ही सेल्स हैं। जी
वो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती हैं, और जो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो हर सेल्स को चाहिए होता है। जी अगर ऊपर से आप खाना कम कर दोगे, जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं वो तो अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे, जी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी नहीं मिलेगा, तो पेशेंट और कमज़ोर हो जाएगा। ओके। तो इसलिए एडवाइजेबल ये रहता है कि आप घर का बना खाना, पौष्टिक आहार, जो प्रोटीन रिच डाइट आप लें, ताकि आप न्यूट्रिशन की वजह से इन्फेक्शन के प्रोन ना हो। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो कैंसर के अलावा दूसरी बीमारियां जैसे कोई इन्फेक्शन अगर हो गया तो पेशेंट को ट्रीटमेंट में थोड़ी सी समस्या आ जाती है। अगर पेशेंट डाइट अच्छी रखता है, ट्रीटमेंट पूरा करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट अच्छे रहते हैं। ओके डॉक्टर साहब, वैसे एक बात और बताओ, जैसे कि ट्रीटमेंट चल रहा है उसका सारा अच्छा होगा प्रोग्राम, कुछ चिर बाद ये फिर सेल जो आप बोल रहे सेल की बात कर रहे हो, ये फिर दोबारा जनरेट होती हैं, इसकी संभावना होती है इसकी? हाँ, मैंने जैसे बताया कि जब हम उसका टेस्ट करते हैं बायोप्सी पे, तो उसकी अग्रेसिवनेस देखते हैं, ग्रेड देखते हैं कि लो ग्रेड है, मीडियम ग्रेड है, ये हाई ग्रेड है। जी जैसे जो कोई लो ग्रेड का ट्यूमर है उसमें तो केवल सर्जरी ही काफ़ी रहती है। जी जो मीडियम या हाई ग्रेड का है या उसकी स्टेज अगर ज़्यादा है, जी तो उसमें आगे एडजुवेंट ट्रीटमेंट मीन्स सर्जरी के अलावा भी ट्रीटमेंट चाहिए होता है, या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की फॉर्म में रहते हैं। जी तो उसका अग्रेसिवनेस उसका देखा जाता है। जैसे कुछ कैंसर बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, जैसे पित्ते की थैली का कैंसर, जी वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो उसमें हो गया खाने की नली वाला कैंसर, पेट का कैंसर। तो ये कुल मिला के हमें तीनों चारों चीज़ों की उसकी ज़रूरत पड़ती है। लोग उपचार से इसलिए डरते हैं, एक तो उनको अवेयरनेस थोड़ी कम रहती है, या दूसरों कोई सुनी सुनाई बातों से कि कीमोथेरेपी लगी तो बाल उतर गए, तो ये तो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन वो उसका साइड इफ़ेक्ट है एलोपेशिया, क्योंकि जो कीमोथेरेपी है वो फास्ट ग्रोइंग सेल्स पे एक्ट करती है। जो हमारे हेयर सेल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, जी वो फास्ट ग्रो करते हैं, ओके। तो वो भी उस पे एक्ट करेगी तो वो एक बार झड़ जाएंगे। लेकिन कैंसर सेल्स जो एक बार मर गई तो वो दोबारा उसमें रिपेयर होने की कैपेसिटी नहीं रहती। ओके लेकिन हेयर फॉलिकल्स जब ट्रीटमेंट ख़त्म होता है तो वो दोबारा से बाल आ जाते हैं। आ जाते हैं। इसका कोई समा भी होता है जहाँ कोई जैसे कीमो कराई, कीमो के बाद महीना 2 महीने 3 महीने के बाद कोई हाँ, ऐसा वो सिस्टम है? नॉर्मल जब कीमो ख़त्म होती है, जब कीमो का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर नॉर्मल ग्रोथ से आपके हेयर ग्रो होने लग जाते हैं। नॉर्मल ये कि 4 से 6 महीने के बाद वो आने लग जाते हैं। हाँ जी। जैसे डॉक्टर साहब आपने बोला पेट का, सांस की नली का, या कुछ और अपने पित्ते का बोला, ओवरऑल जो आजकल चल रहा है वो कॉमन कौन सा है कैंसर? वैसे तो कैंसर तो ना ही ऐसा है, लेकिन ज़्यादा क्या उसकी परसेंटेज कितनी ज़्यादा उसकी? हाँ, हम अगर बात करें ये कैंसर ना, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जी रिस्क फैक्टर होते हैं कुछ चीज़ें जो कैंसर को बढ़ाती हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ एरिया में जैसे यूपी या बिहार साइड लोग तंबाकू या मसाला जीभ के अंदर रखते हैं, तो उनको बक्कल म्यूकोजा यानी गाल का कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। जी जो स्मोकिंग या तंबाकू का फॉर्म किसी भी फॉर्म में लेते हैं, वो जिस जिस एरिया में उसके टॉक्सिन्स जाते हैं उस एरिया में कैंसर, जैसे फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर, या खाने वाली नली का कैंसर हो गया। जी जैसे कुछ लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो उसका मेटाबोलाइज जैसे लीवर में होता है, तो लीवर और स्टमक के कैंसर में ज़्यादा उसके इंसिडेंस बढ़ते हैं, पेंक्रियास का कैंसर। तो ये इसके रिस्क फैक्टर हैं। दूसरा है कि एक आजकल एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी लोगों का कम होता जा रहा है। ओबेसिटी भी एक कई कैंसर में रहता है कि मोटापा, और इसलिए कहते हैं कि हमें 30 से 40 मिनट डेली वॉक करनी चाहिए, जी ताकि अपना पूरी बॉडी के मेटाबोलाइट्स वो आपके एक्सक्रीट होते रहे और मसल टोन बने रहे। ठीक इन्फ्लामेटरी जो चीज़ें जो बॉडी में रहे वो कम हो जाए।
तो प्रिवेंशन के लिए हम कह सकते हैं कि तो हेल्दी लाइफस्टाइल हो। दूसरा है कि स्क्रीन करते रहें टाइमली। स्क्रीन मीन्स कैंसर को होने से पहले या अर्ली स्टेज में हम उसको पकड़ सकें जी। स्क्रीनिंग का जैसे फीमेल्स में होता है ब्रेस्ट कैंसर को हम पहले, क्योंकि फीमेल्स में मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है या बच्चे की दानिका में, तो नॉर्मली गाइडलाइंस कहती हैं कि 40 साल के बाद हर साल एक मेमोग्राफी टेस्ट होता है जो ब्रेस्ट का एक एक्सरे रहता है, वो साल में एक बार करा लेना चाहिए जी। क्योंकि हमें देखा कि जो कैंसर है फीमेल्स में ब्रेस्ट में वो 40 साल के बाद देखने को मिलता है जी। तो अगर अपने को कोई गठान दिखती है तो उसकी फिर हम जांच कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे सब कुछ हो गया, ऑपरेट हो गया, कीमो होगी, टारगेट कीमो होगी, सब कुछ हो गया, जो मेडिसिन का सिस्टम है वो मेडिसिन कितने चिर चलती है फिर किसी पेशेंट की? ये कैंसर किस टाइप का है उस पे डिपेंड करता है जी। मतलब कहाँ का है उस पे डिपेंड करता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में अर्ली स्टेज में सर्जरी हो गया, रेडिएशन हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, अगर उसका टिश्यू में हार्मोन पॉजिटिव आ जाता है, जी। हार्मोन मीन्स मैंने जैसे मोलिकुलर टारगेट्स की बात की, जी। ER, PR, HER2, तो इनमें से कुछ अगर पॉजिटिव आता है तो उसको टारगेट को कवर करने के लिए हमें दवाई थोड़ी लंबे समय तक देनी पड़ती है। जी। जैसे HER2 वाली डिजीज़ है तो नॉर्मली अगर पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज तक है तो हम 1 साल तक उसकी टारगेटेड थेरेपी देते हैं। जी। अगर हार्मोन ER पॉजिटिव है तो उसकी 10 साल तक, 7 से 10 साल तक खाने की गोली ऐड कर देते हैं, उससे कैंसर दोबारा ना आए, रिकरेंस ना हो, उस पे वो कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर साहब जाते जाते एक बताना, जो ओवरऑल की बात करें कैंसर की, ये कितने % आपने देखे और कितने % रिकवर हुए, ये थोड़ा बताओ, क्योंकि अभी तक ना कन्फ्यूज़न चल रही है कि कैंसर हो गया, पेशेंट गया। हाँ, कैंसर के ट्रीटमेंट में जैसे मैंने कहा कि मिथ काफ़ी है कि लोग चमत्कार का वेट करते हैं कि कहीं से झाड़ा लगवा लें तो ये गायब हो जाएगा। जी। ये है कि ऐसा समझ लीजिए कि आग लग रही है और आप आंख बंद कर लें कि आग है ही नहीं। जी। तो ट्रीटमेंट के लिए हमें वो आग बुझानी पड़ेगी। जी। कि झाड़ा लगाने या कुछ डाइट करने से ऐसा ये ठीक नहीं होगा। डाइट वाला फैक्टर आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, जी, लेकिन कैंसर सेल्स को जो कंट्रोल करने के लिए हमें जो इसके ट्रीटमेंट है वो उसका लेना पड़ेगा। जी। और जैसे कि हम ये आपने पूछा था रिकरेंस, जैसे ट्रीटमेंट होने के बाद हम पेशेंट को 3-3 महीने पे फॉलोअप पे रखते हैं, जी, उसकी जांच करते रहते हैं कि पेशेंट ठीक है या दोबारा लक्षण तो नहीं आ रहे, जी, अगर दोबारा लक्षण आते हैं तो उसको हम दोबारा से पकड़ सकें, जी। और ऐसा रहता है कि जो अर्ली स्टेज के डिजीज़ रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जी, तो वो नॉर्मली क्या कहते हैं, वो नॉर्मल अगर 100 पेशेंटों ने ट्रीटमेंट कराया है तो आप मान के चले कि ओवरऑल कैंसर में 70-80% से ज़्यादा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ओके। जो एक ये था कि कैंसर है कि ये लाइलाज है, जी, ऐसा नहीं है। आजकल टारगेटेड थेरेपी के कारण या न्यू तरह की जो अब हमारी चिकित्सा में थेरेपी आई है, स्टेज 4 वाले डिजीज़ का भी हम ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। दूसरा एक ट्रीटमेंट का रोल ये भी रहता है कि मान लो स्टेज 4 का है, बोन में चला गया, लीवर में चला गया, तो ट्रीटमेंट से उसका एक पैलिएटिव थेरेपी बोलते हैं, जी, दुख तकलीफ़ उसका कम से कम हो, है ना, तो आदमी अपना दिनचर्या नॉर्मल से कर पाए, सो आराम से पाए, खा आराम से पाए, उन चीज़ का भी हम ध्यान देते हैं, जी। तो किसी भी स्टेज में ट्रीटमेंट के अलग अलग रूप से पेशेंट की हम केयर करते हैं। गुड। देखो दर्शकों, हर चीज़ का इस टाइम जो नवी टैक्नोलॉजी आई है, नवी मेडिसिन आ गई है, नवी टैक्नोलॉजी है, जो डॉक्टर साहब ने दसिया, हर चीज़ का इलाज है, सो घबराने की लोड़ नहीं है। जे कोई प्रॉब्लम आती है तो आपां ना कि आपां देसी दवाई वाले पास चलीए, अच्छे डॉक्टर को टेस्ट करा के उसका ट्रीटमेंट शुरू करिए। सो डॉक्टर साहब तुसीं कैंसर बारे जानकारी दी, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।